हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और कक्षा 10 के बच्चे हैं, आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप यदि तैयार कर लोगे तो 70 में 70 का स्कोर 100% की गारंटी मेरी है, आप जरूर लेकर के आओगे। क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी मॉडल पेपर से पेपर छपेगा। इसी मॉडल पेपर के 100% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस पूरे मॉडल पेपर को मैं फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो खंड बा के प्रश्न हैं, यानी खंड खा के या खंड यहाँ पर बा लिखा हो या खंड खा लिखा हो, सभी के मैं यहाँ पर आप लोग ध्यान दें प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ चुका हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको अच्छी तरह से समझा कर देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 825 बीजेड कोड का मॉडल पेपर है, वायरल मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन करना होगा आप सभी को। जैसे कि पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर करिएगा। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। 2 खंडों में पेपर विभाजित है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। खंड आ के जो प्रश्न हैं 20 बहुविकल्पी, इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नमूना आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की OMR सीट मिलेगी। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 जो कि खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इनका उत्तर आपको यहाँ पर गोले काले करने हैं, यानी गोला भरकर उत्तर देना है। चलिए, अगला है निर्देश। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा एक जरूरी बात कि यदि आपने यहाँ पर मान लीजिए पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का आंसर सही है ए वाला, गलती से या जल्दबाजी में आपने ए के अतिरिक्त चाहे बी, सी या डी में से कोई एक गोला काला कर दिया, जब आपको याद आ गया या किसी भी कारण आपकी स्मृति में आ गया कि ये क्या कर दिया मैंने, ए सही था बी वाला काला कर दिया, अब ना तो इसको आप काट पाएंगे क्योंकि काटना वर्जित है, ना ही इसमें व्हाइटनर लगा सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी सावधानी के साथ आपको OMR सीट में उत्तरों को यानी प्रश्नों का आंसर भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, यहाँ पर प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस प्रखंड में जो वर्णनात्मक प्रश्न है, फर्स्ट टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और सेकंड टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न हैं। चलिए, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, जिसका उत्तर आपको नहीं आता है, उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। दिए गए मानचित्र को आपको अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में बांध देना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निर्देश पढ़ लेंगे आप लोग।
नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा। 2025 में 100% ये प्रश्न आने ही आने हैं। पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी देश से है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वान बिस्मार्क को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों बार प्रश्न रिपीट हो गया है जो कि मिसप्रिंट हुआ है। इसका भी आंसर क्या होगा सही? 1929 ही सही होगा। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब खुला? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1854 ईस्वी में बंबई में पहली कपड़ा मिल खुली थी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा, यहाँ पर जाति होगा, जाति प्रथा की अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? यानी जाति प्रथा के अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गुलामगिरी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, काली मिट्टी यानी काली मृदा। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद करने का अच्छा तरीका का से कपास होगा और का से काली मिट्टी होगा। यानी कपास में का पहला अक्षर है और काली मिट्टी में भी का पहला अक्षर है। चलिए अगला प्रश्न है, रबी की फसलों को होने का समय क्या होता है? तो रबी की फसलें कब होती हैं? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है प्रश्न। यहाँ पर होना चाहिए था रबी की फसलों को बोने का, यहाँ पर होने लिखा है। यहाँ पर बोने का समय क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर माह। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, सतत पोषणीय यानी संधारणीय विकास से। प्रश्न अगला है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और गुजरात प्रदेश में खरीद ली गई, तो यह दोनों जो हैं राज्य किस देश के हैं? हमारे भारतवर्ष के हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के होने वाले व्यापार में यानी दो राज्यों के बीच में होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर आंतरिक व्यापार, पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, सिंहली वर्ग की जो है संख्या श्रीलंका में अधिक है। प्रश्न अगला है, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय क्या है? ए वाला ही ऑप्शन सही होगा, शिक्षा।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, म्यांमार देश की स्थिति जो है क्या है, अन्य देशों से बेहतर है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्रक। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के 10 जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 10 और 10 यानी कुल 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड बा की ओर, यानी पार्ट बी, जिसमें जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, जिनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न का आंसर मैं आपको बताता चलूंगा। तो उत्तर संख्या 1, यहाँ पर उत्तर संख्या 1 पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति यानी सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। दूसरा, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अथवा में नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नमक सत्याग्रह। चलिए यहाँ पर 1 का अथवा, इसका उत्तर क्या होगा? अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेजों का कहना ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भूक्षरण या मृदा अपरदन के कारण क्या हैं और इसको जो है रोकना कैसे है, ये आपको बताना है। तो मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। यहाँ पर कृषि कार्य होगा, अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय?
पहला उपाय है बांध का निर्माण करके। नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा उपाय है यहाँ पर वृक्षारोपण के द्वारा। तो वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। चौथा उपाय है समोच्च रेखाओं का निर्माण करके। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग तैयार कर लेना। 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में ये छपेंगे प्रश्न। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो 2 का अथवा उत्तर क्या होगा? भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। दूसरी है भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। तीसरी है भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 3। खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्तमान औद्योगिक युग में, आप लोग कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखिएगा, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, किंतु ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन के गुणवत्ता गहराई बढ़ाने के साथ घटती जाती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर 3 का अथवा, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? भारत में जाति प्रथा तथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जाति प्रथा जो है यह वोटरों के ध्रुवीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग भी करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। जातीय विचारधारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य यानी जो है समाज में वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर
उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक शक्ति का क्या है? स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्न है, सत्ता के बाद यहाँ पर है वैश्वीकरण क्या है? अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण क्या है? इसका कोई एक लाभ बताइए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से कई विकल्प विद्यमान हैं और वह अब कई उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित हुए हैं तथा नए रोजगारों का सृजन हुआ है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार भी हुआ है और कुछ ने तो अपने उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिकीकरण भी किया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है खंड यहाँ पर जो है बा के अंतर्गत जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए और 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, चंपारण आंदोलन। गांधी जी की देन क्या थी? चंपारण आंदोलन। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन, अगली देन क्या थी महात्मा गांधी जी की? असहयोग आंदोलन। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ था। इसलिए महात्मा गांधी ने उस कांड से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से डांडी तक यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। 1931 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। अगला जो है यहाँ पर बिंदु है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता
था। अगला है सत्याग्रह आरंभ करके। गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगला है देश की स्वतंत्रता। अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी नोआखली में दंगों को शांत कराते रहे। 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि अथवा में है। धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। चाहे आप 5 प्रश्न का उत्तर दें या 5 का अथवा का उत्तर दें, क्योंकि अथवा का ऑप्शन भी है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, उत्तर क्या होगा। देश की ज़्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न क्या है? चावल है। खरीफ की फसल चावल उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर सिंचाई के द्वारा धान की फसल को यानी चावल की फसल को पैदा किया जाता है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी, घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। किसकी? चावल की। अगला है यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक तथा करों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर कह रहा है संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा? संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं। पहले केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं। इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों दोहरी नागरिकता होना। संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न है दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 का अथवा है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न लगा हुआ है और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 6 अथवा का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला तत्व है सूचना का अधिकार।
लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न तो सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रक्त और निष्पक्ष चुनाव, अगली हेडिंग। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित क्या है अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदान, मेरे प्यारे बच्चों, और क्या करते हैं, मतदाता दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा बिंदु है कानूनों पर खुली चर्चा। तो लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके आगे, मेरे प्यारे बच्चों, लोग उसके आगे यानी उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगला है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानता है, नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नियम और कानून मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, कह रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के क्या लिखेंगे आप लोग, ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते और जिनका पुनः पूर्ति संभव है, यानी जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि। चलिए सबसे नंबर 1 पर है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के पास, यहाँ पर भुज होगा, भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। यदि प्रश्न आता है भारत का सबसे लोकप्रिय यानी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो उत्तर होगा भुज के पास माधोपुर में। अगला है यहाँ पर पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया जाता है। अगला है बायोगैस। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा
यहाँ पर बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है और इसमें विद्युत बनती है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 का अथवा क्या है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। स्वयं सहायता समूह भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ है वहाँ भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल है। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। गरीबों को इस हालत से बचने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों को सरकार ऋण देती है और इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों और को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विशिष्ट लक्ष्यों के लिए यह यथोचित ब्याज दर पर मिल जाता है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इससे गांव के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। गुट के नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, विकास की अवधारणा क्या है। सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसे आपको कैसे लिखना है। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा और दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, स्वतंत्रता आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। और यहाँ पर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। पहला है लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु होना। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरा है शैक्षिक स्तर। तो यहाँ पर मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतनी ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित माना जाएगा या कहा जाएगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को। चलिए लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, यानी जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अथवा वाला, मैंने सभी का उत्तर बताया है। आप सभी को ध्यान रहे, आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर बताया है। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है, अथवा वाला छोड़ देना है, या अथवा वाले का उत्तर करिए तो उस मेन प्रश्न को छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 8 का अथवा है और इसका उत्तर क्या होगा। प्राथमिक
प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां। जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहलाती हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन तथा खनन कार्य क्या है, प्राकृतिक जो है क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? जो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के सहयोग से की जाएं उन्हें द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियां क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना तथा दूध तथा गेहूं से विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण करना। इन क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र, जिसके विषय में प्रश्न था। तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन न करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे यातायात के साधन, बैंक, बीमा कंपनियां और डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि इसी क्षेत्र के उदाहरण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ ऐसे जो है कुछ सेवाएं यहाँ पर, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे और एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसके महत्वपूर्ण क्या हैं, उदाहरण हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न यहाँ पर निर्देश है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B, यहाँ पर 9B होगा। मानचित्र से संबंधित है और आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से 9A के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में ही अंकन करना है। 1 नंबर का एक प्रश्न है, जैसे कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तीसरा है वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात का वह स्थान जहां की किसानों यानी जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। वह स्थान जहां 1929 में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपको जो है क्या करना है, आपको भरकर देना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे इजी प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बारी आती है 9B के अंतर्गत जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर भारत की एक नदी, यहाँ पर चिन्ह लगाना है और नदी का निशान बनाना है। एक ताप विद्युत केंद्र, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, चिन्ह और विद्युत निशान लगाना है। और यहाँ पर अगला है भारत के पूर्वी तट पर समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह चिन्ह के द्वारा। अगला है चाय उत्पादक कोई क्षेत्र। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ की राजधानी चित्र के द्वारा नाम सहित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। सभी वायरल प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में जो दिए गए हैं, सभी को तैयार कर लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। यहाँ पर 9B के अंतर्गत जो प्रश्न है यानी 9B के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझिए। आपको जो है मानचित्र में भरना होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यहीं से 100% यानी इसी मॉडल पेपर से 100% 2025 में पेपर छपेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।